नमस्कार। दिल्ली में 20 साल की एक लड़की को गाड़ी से 12 किलोमीटर तक घसीटने के मामले में आज कई खुलासे हुए। आज अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह क्लियर हो गया कि लड़की के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ था। दूसरी बात यह पता लगी कि घटना वाले दिन अंजलि अकेली नहीं थी। एक्सीडेंट के वक्त उसकी एक सहेली उसके साथ थी। अंजलि स्कूटी चला रही थी और निधि नाम की लड़की स्कूटी पर पीछे बैठी थी। एक्सीडेंट में निधि को भी चोट आई, लेकिन अंजलि कार के नीचे आ गई। कार में सवार आरोपियों ने अपनी गाड़ी को नहीं रोका। अंजलि चिल्लाती रही, लेकिन आरोपी अंजलि को घसीटते हुए 12 किलोमीटर दूर तक ले गए। उसके बाद उसकी लाश को रोड पर छोड़कर भाग गए। अंजलि की सहेली निधि ने भी पुलिस को या परिवार वालों को खबर देने के बजाय वहां से भागना ठीक समझा और वो अपने घर चली गई। निधि ने जो कहानी बताई वो चौंकाने वाली है। निधि की पूरी बात आपको सुनवाऊंगा, लेकिन इस एक्सीडेंट से दिल्ली पुलिस पर बहुत से सवाल उठे हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब कुछ लोगों ने कार के नीचे एक लाश को घसीटते हुए देखा, पुलिस को कॉल की, पीसीआर को कॉल किया, तो पीसीआर वैन क्यों नहीं पहुंची? 12 किलोमीटर तक कार के नीचे लड़की की लाश को आरोपी घसीटते रहे और किसी पुलिस वाले ने गाड़ी को रोका नहीं। आखिर दिल्ली पुलिस कर क्या रही थी? क्या दिल्ली की सड़कें इतनी असुरक्षित हैं? अब सरकार क्या कर रही है? पुलिस की लापरवाही पर क्या एक्शन हो रहा है? इसकी भी पूरी डिटेल आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको उस लड़की का बयान सुनवाता हूं जो एक्सीडेंट के वक्त अंजलि के साथ थी। निधि नाम की इस लड़की ने बताया कि एक्सीडेंट के वक्त अंजलि स्कूटी चला रही थी। सामने से कार ने टक्कर मारी। निधि ने बताया कि लड़कों ने जानबूझकर स्कूटी को टक्कर मारी। अंजलि गाड़ी के नीचे आ गई। गाड़ी में सवार लड़कों ने देखा कि लड़की गाड़ी के नीचे है। उन्होंने लड़की को गाड़ी से निकालने की कोशिश की, गाड़ी को आगे पीछे किया, लेकिन अंजलि गाड़ी के नीचे फंस गई थी। वो चिल्ला रही थी, लेकिन लड़कों ने ध्यान नहीं दिया। वो अंजलि को गाड़ी के साथ घसीटते हुए ले गए। निधि ने बताया कि वो इतनी ज्यादा घबरा गई थी कि उसे कुछ सूझा नहीं और वो वहां से भागकर अपने घर चली गई। तो हमने पार्टी वार्टी करी तो उसने ज्यादा ड्रिंक कर ली। उस लड़की ने, उस लड़की की हो गई उसके बॉयफ्रेंड से कोई बहस। मैं चली गई थी बाहर 24/7, ठीक है। तो मैं चली गई बाहर 24/7 सामान लेने के लिए। वो ओयो के अंदर और उसका बॉयफ्रेंड था। उसके दोस्तों ने मुझे निकाल दिया बाहर, ठीक है। उसके दोस्तों ने निकाल दिया मुझे बाहर कि तू बाहर चली जा, इनकी आपस की बात है, ये आपस में बात कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है जी। अच्छा, ये बताओ एक्सीडेंट कैसे हुआ? उस वक्त आपने क्या देखा स्कूटी पर जब दोनों लोग सवार थे आप? एक्सीडेंट में ये देखा मैंने कि सामने से गाड़ी आ रही है। हमने बहुत बचाव भी करा है गाड़ी से, पर उस गाड़ी वाले ने जब जान पूछ के, मतलब उसने कोई बचाव ही नहीं करा। उसने जान पूछ के हम में भेड़ी और फिर वो जो मेरी फ्रेंड थी वो बीच में वो गाड़ी के मतलब कनेक्टर से फंस गई और मैं इस साइड गिरी थी। मैं बहुत दूर गिरी थी गाड़ी से। वो गाड़ी मेरे ऊपर भी चढ़ाने की कोशिश कर रहा था, पर वो कामयाब नहीं हुआ। वो बस वो लड़की फंस गई। फिर उसने छुड़वाने की भी कोशिश करी उस लड़की को, पर वो छुड़वा नहीं पाया। तो क्या नीचे फंस गई थी तो वो आगे पीछे भी कर रहे थे? पीछे भी कर रहे थे, हाँ। अच्छा, तो आपने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया? बहुत ज्यादा डर गई थी, इसलिए मैंने कंफर्म। जी हाँ। राजू, अच्छा, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। लड़ाई जो है दोनों के बीच में रूम में भी हुई थी, आप दोनों के होटल का स्टाफ कह रहा है? लड़ाई नहीं, सुनो, लड़ाई नहीं हुई हम दोनों की। हम दोनों की इस बात पे बात हो रही थी। वो कह रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी, मेरे को पता था वो ड्रिंक। ये बताओ, अंजलि की माँ कह रही है निधि को नहीं जानते। वो बोलिए राजू प्लीज एक मिनट। जी बोलिए। अंजलि की माँ कह रही है आपको नहीं जानते, वो लोग नहीं जानती है। देखा अंजलि, निधि अंजलि की सहेली है। 31 दिसंबर की रात दोनों सहेलियां साथ थीं। दोनों लड़कियां अपने दोस्तों के साथ एक होटल गईं, वहां पार्टी की और उस दौरान अंजलि का अपने एक दोस्त के साथ झगड़ा हो गया। इसके बाद दोनों लड़कियां होटल से बाहर निकली और रास्ते में एक्सीडेंट हुआ। अभी तक यह कहा जा रहा था कि अंजलि उस रात एक्सीडेंट के वक्त अकेली थी, लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखी तो पता चला कि एक्सीडेंट के वक्त दरअसल 2 लड़कियां थीं। पुलिस ने दूसरी लड़की के बारे में पता लगाया, लड़की से पूछताछ की, निधि का बयान रिकॉर्ड किया। निधि ने जो बातें बताई वो चौंकाने वाली हैं। पहली बात यह है कि एक्सीडेंट के वक्त अंजलि भी नशे में थी। दूसरी बात यह कि जिस कार ने अंजलि को टक्कर मारी वो लड़के भी शराब के नशे में थे।
तीसरी बात निधि ने बताई कि इन लड़कों ने जानबूझकर अपनी कार से अंजलि की स्कूटी पर टक्कर मारी। अंजलि ने कार से स्कूटी को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन लड़कों ने जानबूझकर टक्कर मारी। अंजलि कार के नीचे फंस गई और लड़के उसी हालत में अंजलि को कार के साथ घसीटते हुए गाड़ी भगा कर ले गए। चौथी बात निधि ने कहा कि वो एक्सीडेंट देखकर इतनी घबरा गई कि उसे कुछ समझ में नहीं आया। ना उसने पुलिस को फोन किया, ना अंजलि के घर वालों को बताया, सीधे अपने घर चली गई। अंजलि की ये दोस्त 31 दिसंबर की रात हुई घटना की एकमात्र चश्मदीद निधि की बात एक बार फिर आपको सुनाता हूं। फिर मैंने पीछे बैठ के गाड़ी रुकवाई, ब्रेक देके, फिर ब्रेक देके गाड़ी रुकवाई। गाड़ी रुकवाने के बाद फिर हम गए आगे जाने के बाद हमने क्या करा, वो गाड़ी आ रही थी ब्लैनो कलर की गाड़ी आ रही थी, ब्राउन कलर की ब्लैनो गाड़ी थी। उसने सामने से सामने टक्कर करी हमें, लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। लड़की नशे में थी बहुत ज्यादा, लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। लड़की बहुत ज्यादा नशे में थी, लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। ठीक है, लड़की की गलती है, जो लड़की इतने नशे में ड्राइविंग कर रही है। मैंने उसको मना करा कि मत चला, मैं होश में हूँ, मेरे को चलाने दो। उसने मेरे पे विश्वास नहीं करा, उसने अपने आप पे विश्वास करा कि नहीं बहन तू घेर देगी मुझे, मैं चलाऊंगी। फिर हम वहाँ से जा रहे थे, आगे से गाड़ी आ रही थी प्लानो है, तो गाड़ी लड़की आगे गिरी, मैं साइड में गिर गई। फिर टक्कर हो गई, वो गाड़ी के नीचे घुस गई। हाँ, लड़कों को पता था कि भाईजान उनके नीचे एक लड़की है। लड़कों ने जानबूझ के इस मौत को अंजाम दिया। उनको पता था, लड़की नीचे से चिल्ला रही थी, मैं होपलेस हो गई थी बहुत ज्यादा, इसलिए मैं घर में चली गई। मैंने किसी को डर के मारे नहीं बताया, मैं किसको बताती, मैंने किसी को नहीं बताया। मैं घर पे चली गई डर के मारे। मैं घर पे जाने के बाद मैं बहुत रोई। उसको ब्लैनो गाड़ी 2 बार आगे लेके गई, 2 बार पीछे लेके, फिर आगे लेके, फिर स्पीड में उसे खींचती हुई अपनी उसके नीचे उसके कुछ अटक गया था। वो किसी चीज में अटक गई थी नीचे गाड़ी के। अटकने के बाद वो आगे गई, पीछे गई, आगे गई, फिर उसे गाड़ी बिल्कुल आगे घसीट के ले गई। फिर उसे घसीटते वो छुट्टी नहीं होगी, उसे घसीटते बिल्कुल आगे ले गई। अच्छा निधि, इसी दौरान उसकी मौत हो गई। जानते हैं, उसकी मम्मी जानती है। अच्छा, आप लोगों की जानते हैं, बात को लेकर हुआ था? झगड़ा ही नहीं हुआ हमारा। मैं कह रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा नशे में थी। निधि ने पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करवाया है। निधि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी सागरप्रीत हुड्डा ने यह बताया कि पुलिस ने 164 के तहत निधि का बयान रिकॉर्ड किया है। पुलिस के मुताबिक निधि जांच में सपोर्ट कर रही है और उसकी गवाही इस केस की एक मजबूत कड़ी है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक आई विटनेस को ट्रेस किया है और उसकी को पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवाया है और 164 के बयान उसके दर्ज कराए गए हैं। जो 164 के बयान हैं वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं और जो झगड़े की बात है, अभी कुछ और पहलू हैं जिनके ऊपर पुलिस फर्दर वेरिफिकेशन कर रही है। निधि ने जो बातें कही हैं मीडिया के सामने, पुलिस के सामने, जो भी बयान दिए हैं, उनकी पुष्टि सीसीटीवी की फुटेज से भी हुई है। निधि ने बताया कि वो अंजलि के साथ पार्टी करने एक होटल में गई थी। वहां अंजलि के साथ स्कूटी चलाने को लेकर उसका झगड़ा भी हुआ था। पुलिस को जो उस होटल की सीसीटीवी फुटेज मिली है, उससे इस बात की तस्दीक होती है। तस्वीरें रात 1:32 पर रोहिणी के एक होटल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की हैं। इन तस्वीरों में अंजलि और निधि दोनों को देखा जा सकता है। दोनों आधी रात को स्कूटी पर सवार होकर इसी होटल से निकली थी। निधि ने जो बताया उसकी तस्दीक होटल के स्टाफ ने भी की। होटल के स्टाफ ने बताया कि होटल में दोनों लड़कियों के बीच झगड़ा हुआ था। लड़कियों के कुछ दोस्त भी होटल में आए थे। उन्होंने अलग रूम बुक कराया था। पार्टी के बाद दोनों लड़कियों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। उसके बाद होटल स्टाफ ने उन्हें बाहर जाने को कह दिया और दोनों लड़कियां एक साथ होटल से निकली। कब देखा उन दोनों लड़कियों को? पहले रात में ही देखा था, 10-11 बजे करीब। तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है इधर पे। हमने बोला भाई लड़ाई झगड़ा यहाँ नहीं चलेगा, सीधी सी बात है मैडम, बाहर जाओ। हमने बाहर भगा दिया और नीचे लड़ाई झगड़ा करने लग गए। फिर अगल बगल वालों ने बोला, फिर वो अपनी स्कूटी लेके हो गई, पर हो गई।
तो लड़ाई किस बात पे हो रही थी? वो हमने पूछा, कह रहा हमारे आपस का मैटर है, आप मत बोलो बीच में, तो हम चले गए फिर। तो क्या पार्टी वार्टी करने के लिए? हाँ, पार्टी वार्टी कर रही थी वो सब। लोग थे सब शामिल पार्टी? होंगे 4-5 होंगे। 4-5 लोग होंगे। तो ये बताइए कि और बाकी लोग कौन थे? हम तो जानते नहीं उनके साथ। लड़के भी थे, लड़कियां भी थी, 2 लड़की थी, 3-4 लड़के थे, वो सारे फ्रेंड थे वो सारे। निधि ने कहा कि वो हादसे के वक्त अंजलि के साथ थी, वो स्कूटी के पीछे बैठी हुई थी। कार ने सामने से आकर टक्कर मारी, लेकिन वो बच गई। इसकी पुष्टि भी सीसीटीवी फुटेज से होती है। यह सीसीटीवी फुटेज 31 दिसंबर की रात 2:10 की है। इसमें स्कूटी पर अंजलि और उसकी दोस्त आते हुए नजर आते हैं। निधि का कहना है कि अंजलि को जिस गाड़ी ने टक्कर मारी, उस गाड़ी में जो लड़के सवार थे वो भी नशे में लग रहे थे और उन्होंने जानबूझकर अंजलि की स्कूटी को टक्कर मारी। हालांकि आरोपी ये कह रहे हैं कि उन्होंने जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं किया। आरोपियों ने माना कि उस रात उन्होंने जमकर शराब पी रखी थी और गाड़ी में तेज म्यूजिक चल रहा था, इसलिए टक्कर लगने के बाद उन्हें पता नहीं लगा कि लड़की गाड़ी के नीचे फंसी हुई है। लेकिन निधि का कहना है कि लड़कों ने देखा था कि अंजलि उनकी गाड़ी के नीचे फंसी है। उन्होंने अंजलि को गाड़ी के नीचे से निकालने की कोशिश भी की, गाड़ी को 2-3 बार बैक करने की कोशिश की, लेकिन जब अंजलि नीचे से नहीं निकली तो फिर वो अंजलि को घसीटते हुए गाड़ी आगे ले गए। आरोपियों का कहना है कि काफी दूर जाने के बाद जब उन्होंने देखा कि लड़की की बॉडी गाड़ी के नीचे है, तब वो डर गए। उन्होंने बॉडी को वहीं निकाला और वहां से भाग गए। पुलिस ने पहले दिन ही गाड़ी जब्त कर ली थी। 5 आरोपियों को पकड़ लिया था। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि न्यू ईयर की पार्टी में 5 आरोपियों ने जमकर शराब पी। शराब के नशे में ये आरोपी मुरथल की तरफ जा रहे थे, जिसके लिए आरोपी अमित अपने एक रिश्तेदार की गाड़ी लेकर आया था। लेकिन मुरथल में बहुत ज्यादा भीड़ थी, इन्हें खाना नहीं मिला, इसलिए वो वापस लौट आए। पहले रोहिणी जापानीज पार्क गए। पूरी तरह शराब के नशे में धुत होने के बाद मनोज मित्तल के कहने पर और शराब खरीदी, गाड़ी में बैठकर शराब पी। रोहिणी की एक दुकान पर आरोपियों ने फिर नॉनवेज खाना खाया और जब सारे लोग मनोज मित्तल को ड्रॉप करने के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में एक्सीडेंट हुआ। यह मामला पूरी तरह साफ हो गया है, सारी कड़ियां जुड़ रही हैं, सारे सबूत मिल गए हैं। अब से थोड़ी देर पहले अंजलि का अंतिम संस्कार भी हो गया है। लेकिन जिस तरह अंजलि की मौत हुई, 31 दिसंबर की रात पुलिस की जो लापरवाही दिखी, उसके खिलाफ लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। अंजलि की अंतिम यात्रा के वक्त लोगों की यह नाराजगी खुलकर जाहिर हुई। सैकड़ों की तादाद में लोग अंजलि की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। पुलिस को अंदाजा था कि यहां हंगामा हो सकता है, इसलिए आज दिल्ली पुलिस मुस्तैद दिखी। भारी संख्या में पुलिस फोर्स अंजलि की अंतिम यात्रा के वक्त तैनात की गई थी। पुलिस की दर्जनों गाड़ियां और सैकड़ों जवान तैनात थे। लेकिन इसके बाद भी लोग बड़ी संख्या में पहुंचे, नारेबाजी हुई, प्रोटेस्ट हुआ, पोस्टर बैनर लहराए गए। हालांकि पुलिस ने सिर्फ अंजलि के परिवार वालों को ही शमशान के अंदर जाने की परमिशन दी, बाकी लोगों को बाहर ही रोक दिया गया। तो लोगों ने शमशान के बाहर ही नारेबाजी शुरू कर दी। किडनी की बीमारी से जूझ रही अंजलि की मां भी उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हुई। अंजलि की मां ने कहा कि उनकी बेटी के हत्यारों को फांसी की सजा से कम कुछ भी उन्हें मंजूर नहीं। 5 को फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, बस फांसी। ये नहीं कि मेरी बेटी को अंतिम संस्कार कर दिया, शांत नहीं होने वाली पब्लिक। मेरे बस फांसी होनी चाहिए, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आज आ गई और उससे साफ हो गया है कि अंजलि के साथ सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ। पोस्टमार्टम में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। 3 डॉक्टर्स के पैनल ने अंजलि का पोस्टमार्टम किया था। आज पुलिस को जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी गई, उसमें यह बताया गया है कि अंजलि की मौत हैमरेज, एक्सीडेंट के सदमे और ज्यादा खून बहने की वजह से हुई। अंजलि के सर में रीढ़ की हड्डी और बॉडी के निचले हिस्से पर गंभीर चोटें आईं। अंजलि के शरीर की ज्यादातर हड्डियां टूट गई थीं। सोचिए, उसे कार से 12 किलोमीटर तक घसीटा गया था। उसकी मौत की यही वजह बनी। लेकिन चूंकि डेड बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं था, इसलिए परिवार वाले रेप की आशंका जता रहे थे। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि अंजलि के साथ रेप नहीं हुआ।
अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसके परिवार वालों के साथ शेयर की गई। परिवार वालों ने भी इस बात पर संतोष जताया है, लेकिन उनका कहना है कि यह एक्सीडेंट का नहीं, सीधे सीधे हत्या का मामला है और आरोपियों के खिलाफ मर्डर का केस चलना चाहिए। किलोमीटर तक उसके साथ बर्बरता हुई है, उस चक्कर में जो है ग्रेवियस इंजरीज हुई है, हेड पे हुई है, सारी चीजों पे हुई है। सेक्सुअल असॉल्ट उसमें तो नहीं दिखा है, ओवरऑल रिपोर्ट में नहीं दिखा। मर्डर सर, आधार पे 2 बजे वहां पर गाड़ी पाई गई है, पूरा प्रॉपर मर्डर हुआ है, ये प्लान मर्डर है सर। 302 की धारा होगी और 5 लोगों को जो है फांसी की सजा होगी, ये हमारी मांग है। पुलिस ने शुरू किया है। हाँ, 302 कल हमारी बात हुई है, 302 ऑलरेडी उन्होंने डाला हुआ है केस में। बाकी एक बार क्रिमेशन करके बहन का, ये सब पॉइंट पे मुद्दों पे हम फिर से पुलिस से एक बार मिलेंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ आशंकाएं खत्म हो गई हैं, लेकिन अभी कई पहलुओं पर जांच करनी है। पुलिस सारे एंगल्स को ध्यान में रखकर तफ्तीश कर रही है। मेडिकल बोर्ड ने कल पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन किया था और आज उस पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन की प्रोविजनल रिपोर्ट हमें मिली है। प्रोविजनल रिपोर्ट के आधार पर जो डेथ है वो एंटीमॉर्टम इंजरीज की वजह से हुई है, जिसमें शॉक एंड हेमरेज उसका मेन कारण है। और जो ये डेथ है, ये जो ड्रैगिंग है बॉडी की, उसकी वजह से हुई है। इसके अलावा पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में जो बॉडी का एग्जामिनेशन होता है, उसके आधार पर कोई ऐसी इंजरी नहीं है जो ये सजेस्ट करती हो कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट अभी हमें मिलेगी ड्यू कोर्स में, और अभी इस केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। सड़क पर हादसा होना एक अलग बात है, लेकिन शराब के नशे में हादसे के बाद किसी इंसान को 12 किलोमीटर तक घसीटना यह कोई साधारण अपराध नहीं है। अंजलि की दोस्त निधि ने बताया कि यह दावा गलत है कि गाड़ी में तेज म्यूजिक बज रहा था। निधि ने बताया कि गाड़ी में सवार लड़कों को यह मालूम था कि उनकी गाड़ी के नीचे कोई लड़की आ गई है। लड़की चिल्ला रही थी। इसके बाद भी लड़कों ने गाड़ी को रोककर उसे बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे 12 किलोमीटर तक घसीटते रहे। इसलिए इस मामले में गैर इरादतन का हत्या का केस दर्ज होने पर लोगों में नाराजगी है। अब पुलिस सबूतों और बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी, लेकिन दिल्ली पुलिस यह कहकर नहीं बच सकती कि यह शराब पीकर गाड़ी चलाने और एक्सीडेंट का मामला है। उसने पूरी मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया है। दिल्ली पुलिस देश की सबसे बेहतर और ट्रेन पुलिस फोर्सेस में से मानी जाती है। दिल्ली पुलिस को इस बात का जवाब देना होगा कि क्या 12 किलोमीटर के स्ट्रेच में दिल्ली पुलिस का कोई जवान गश्त पर नहीं था? क्या 12 किलोमीटर के दायरे में कोई पीसीआर वैन नहीं थी? अगर गाड़ियां नहीं थी तो भी पुलिस को जानकारी दी गई थी, फिर पुलिस ने रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया? पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम क्या है? यह तो साफ है कि पुलिस की तरफ से लापरवाही हुई है, इसलिए पुलिस को भी सिस्टम की खामियों को आइडेंटिफाई करके उन्हें ठीक करना चाहिए। होम मिनिस्ट्री ने इस मामले में लापरवाही की जांच के आदेश दिए हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि जब जांच रिपोर्ट आएगी तो उसे ठंडे बस्ते में डालने के बजाय उस पर सख्त एक्शन होगा। अब आपको उत्तराखंड के हल्द्वानी की तस्वीरें दिखाता हूं। हल्द्वानी में इस वक्त हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं। महिलाएं कैंडल लेकर सड़कों पर निकली हुई हैं। लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें हल्द्वानी के बनफूलपुरा इलाके की हैं। दोपहर से ही हजारों महिलाएं सड़क पर अपने घरों को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं। असल में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनफूलपुरा इलाके में रेलवे की 82 एकड़ जमीन को खाली कराने का आदेश दिया है। इस जमीन पर 6000 से ज्यादा घर बने हुए हैं, स्कूल बने हैं, मदरसे हैं, मंदिर हैं, अस्पताल हैं। लेकिन रेलवे का दावा है कि ये सारी बिल्डिंग्स रेलवे की जमीन पर कब्जा करके बनाई गई हैं। हाईकोर्ट ने रेलवे के दावे को मान लिया और प्रशासन से मकानों को गिराकर जमीन रेलवे के हवाले करने का आदेश दिया है। इलाके में घर खाली करने के लिए मुनादी भी शुरू हो गई है और इसके बाद स्थानीय लोग परेशान हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया, यह जमीन उनके पुरखों की है। 100 साल से ज्यादा वक्त से यह जमीन उनके पास है। उनके पास जमीन के कागज भी हैं। अब अचानक ये जमीन रेलवे की कैसे हो गई? वो किसी भी कीमत पर अपने आशियानों को उजाड़ने नहीं देंगे। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद हल्द्वानी में हैं। मनीष ने बताया कि इस मामले को अब मजहबी रंग दिया जा रहा है, क्योंकि जिस जमीन को रेलवे ने अपना बताया है उस जमीन पर 90% मुस्लिम आबादी रहती है। इसलिए पहले छोटे मोटे प्रोटेस्ट हुए, लेकिन आज एक बड़े प्रोटेस्ट की कॉल दी गई, जिसमें पर्दा किए हुए, बुर्का पहने हुए हजारों महिलाएं कैंडल लेकर घरों से निकली
और इल्जाम लगाया कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। पहली बात तो ये इंक्रोचमेंट है ही नहीं, इतनी बड़ी आबादी इंक्रोचमेंट के अंडर में आ ही नहीं सकती है। और पहली चीज सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और इंक्रोचमेंट की जमीन पर कोई गवर्नमेंट स्कूल या हॉस्पिटल्स या फिर पानी सप्लाई ये सब कैसे हो सकता है? गवर्नमेंट इतनी बड़ी इंक्रोचमेंट की जगह पर ये सब कैसे कर सकती है? मेरी समझ में नहीं आ रही है कि काठगोदाम सिर्फ 50 फीट लिया हुआ है, आगे बरेली रोड तक आप जाएंगे वहाँ पर उस साइड में आपको 50 फीट ही मिलेगा रेलवे का, जितना उन्होंने अपना लगाया हुआ है ट्रैक, लेकिन सिर्फ बनभूलपुरा का एरिया 800 फीट लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसके अंदर किसी का बहुत बड़ा रोल है। अगर ये रेलवे की जगह थी तो यहाँ पर हमारे लिए स्कूल क्यों बनवाए गए, सरकारी स्कूल क्यों बनवाए गए? अगर ये रेलवे की जगह थी तो यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल क्यों बनवाए गए, यहाँ इतनी सुविधाएं क्यों दी गई हैं? अगर ये सरकार की जगह थी, हमारा एक पूरा बसते दिया यहाँ पर अगर ये सरकार की जगह थी तो, और अब उजाड़ क्यों रहे हैं इसे? वो कह रहे हैं कि रेलवे की जमीन है, यहाँ पर ये जो इमारतें हैं वो रेलवे की जमीन पे। ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा कुछ था तो पहले पट्टी की जमीन थी, जब हम लोगों ने यहाँ कब्जा किया तो तब लोग आपको आना चाहिए था ना। यहाँ गवर्नमेंट स्कूल क्यों दिए, यहाँ इतनी मस्जिदें बनवाई, मंदिरें हैं यहाँ, तो ऐसे किसी को बताया नहीं जाएगा। बूढ़े लोग कहाँ जाएंगे, वो बच्चा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, नादान बच्चे, वो कहाँ जाएंगे? हमारी पढ़ाई खराब हो रही है, बताइए हम करेंगे क्या? सर मेरा घर ये है, ये जो घर दिखाया जा रहा है, मैं भी बनभूलपुरा की निवासी हूँ और मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि हम लोगों को बेघर ना करें, हमारे घर से हमारी छतें ना हटाएं। हम लोग सर गरीब लोग हैं, हम मजदूरी करके अपना पालन पोषण करते हैं और यहाँ काफी मजदूर लोग रहते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर किसी के भी घर न जाए, सब लोग इतनी उम्मीद से बैठे हैं कि कुछ होगा, इंशाल्लाह जरूर कुछ होगा, वो तो पता है, पर हमारे घर न जाए, हम बहुत उम्मीद से बैठे हैं यहाँ पर। 20-25 साल हमारे शादी हो गया, अब हमारे सर कोई सरों पर साया नहीं है। अब इतनी समय हम मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे पालने वाले हैं, आज हमारा सर पर नशा सर को साया छीने जा रही है। पहले ही सरकार कहाँ थी? अरे बहुत परेशानी मिल रही है, हम क्या करेंगे क्या नहीं, हमको बस दुआ यही है कि सरकार हमारी बात सुन ले और हमारे घर ना जाए हमारे घर। सरकार का इसमें रोल नहीं है, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। नहीं, अब जो भी हो, सरकार हो या हाई कोर्ट हो, बस हमारी दुआ सुन ले। यह पूरा मामला पहले 29 एकड़ जमीन का बताया जा रहा था, लेकिन अब रेलवे का दावा है कि करीब 82 एकड़ जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया है। हाईकोर्ट ने रेलवे के दावे को माना है। अब प्रशासन के लिए इस जमीन को खाली कराना बड़ी मुसीबत है। 6000 से ज्यादा घर हैं, 60,000 से ज्यादा आबादी है, लेकिन फिर भी चूंकि आदेश अदालत का है, इसलिए प्रशासन इलाके की नापजोख करने में लगा हुआ है। रेलवे की जमीन की हद कहां तक है, इसकी मार्किंग कर ली गई है। जिन लोगों के घर रेलवे की जमीन की जद में आ रहे हैं, अब वो सड़कों पर हैं। दूसरी तरफ प्रशासन ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पर माइक लगाकर घर खाली करने के लिए मुनादी कर रहा है। सभी अनाधिकृत कब्जेदारों को सूचित किया जाता है कि रेलवे की भूमि से अनाधिकृत कब्जा इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 1 सप्ताह के भीतर खाली कर दें। यदि इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 1 सप्ताह के भीतर आपके द्वारा रेलवे भूमि से अनाधिकृत कब्जा खाली नहीं किया जाता है, तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अवैध निर्माण को ध्वस्त कर अतिक्रमण खाली करवाया जाएगा व इस पर आए खर्च को भी अनाधिकृत कब्जेदारों से वसूल किया जाएगा। रेलवे ने लोकल न्यूज़पेपर्स में भी 1 जनवरी को नोटिस छपवाया था, जिसमें साफ साफ लिखा है कि इस नोटिस के 1 हफ्ते के अंदर अगर एंक्रोचमेंट नहीं हटाया गया तो जिन घरों ने यहां पर रेलवे की जमीन पर कब्जा किया है उनका डिमोलिशन होगा और अतिक्रमण खाली कराया जाएगा। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कर रहा है। हल्द्वानी के एसडीएम मनीष कुमार का कहना है कि प्रशासन की टीम कोर्ट के आदेश को हर हाल में लागू कराएगी। इसमें तो अभी उच्च अधिकारी तय करेंगे कि कब से कार्रवाई होनी है। बहरहाल आज जो बैठक थी वो इस थी कि कैसे बेहतर तरीके से रेलवे विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया जाए और समन्वय के साथ माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया जाए, इसके संबंध में एक बैठक थी। करीबन 4365 से ज्यादा घर हैं। लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी चुनौती होगी, आपके लिए बहुत टफ टाइम होगा क्योंकि आप एसडीएम हैं यहाँ के। तो कितनी तैयारी है इसको लेकर के? एक्स्ट्रा फोर्स भी डिप्लॉयमेंट किया जाएगा? तैयारी पूरी है और पूरी निष्ठा और पूरी भावनाओं के साथ माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया जाएगा। आप लोग अनाउंसमेंट करके लोगों को बता भी रहे हैं, 1-to-1 भी बता रहे हैं, लोगों को नोटिस भी दिया जा रहा है? नहीं,
आपने देखा होगा कि कुछ लाउड स्पीकर्स भी लगे हुए हैं और मुनादी भी होगी, पेपर में भी सार्वजनिक सूचना आई है, तो सभी प्रकार के जो है सूचनाएं दी जा रही हैं। ये मामला तो पुराना है। 2013 में यहां पर गौला नदी पर बना एक पुल गिर गया था और जांच में यह पता चला कि इस इलाके में रहने वाले लोग इलीगल माइनिंग करते हैं। नदी के पिलर्स के आसपास से रेत निकाली गई, जिसकी वजह से पिलर कमजोर हुआ और पुल गिर गया। इसे लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने रेलवे और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। इसके बाद रेलवे ने यह क्लेम किया कि गफूर बस्ती और ढोलक बस्ती की जमीन उसकी है। उस वक्त रेलवे ने कहा था कि उसकी 29 एकड़ जमीन पर कब्जा हुआ है। अब रेलवे कह रहा है कि 82.7 एकड़ जमीन पर इंक्रोचमेंट है और अदालत ने रेलवे के इस क्लेम को मान लिया है। लेकिन इस इलाके में रहने वाले लोग किसी भी सूरत में यह जमीन छोड़ना नहीं चाहते। ये लोग उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में 5 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई होगी। लोगों को डर यह है कि प्रशासन जितनी तेजी से काम कर रहा है, जिस तरह मुनादी की जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही उनके घरों पर बुलडोजर चलने लगे। इसलिए बनफूलपुरा, गफूर बस्ती और दूसरे इलाकों के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। कुछ लोग डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं कि ये उनके पुरखों की जमीन, खरीदी हुई जमीन है, फिर ये जमीन अब रेलवे कैसे क्लेम कर सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ साल पहले इसे नजरूल की जमीन बताया जा रहा था, फिर अब रेलवे इसे अपना कैसे बता रहा है। यहां रहने वाले लोगों का यह भी कहना है कि अगर उन्होंने इस जमीन में इलीगल तरीके से इंक्रोचमेंट किया है तो फिर उनसे हाउस टैक्स, बिजली और पानी के कनेक्शन उन्हें कैसे मिले, सरकारी स्कूल यहां कैसे बन गए। लोगों का कहना है कि वो जमीन के कागजात दिखाने के लिए तैयार हैं, तो रेलवे भी दिखाए कि उसके पास जमीन पर मालिकाना हक जताने के लिए कौन से दस्तावेज हैं। हमारा अभी एक मदरसा है, मदरसा खदीजतुल कुबरा, जो इस जद में आ रहा है। तकरीबन 15 से 16 मस्जिदें और मदरसे जो हैं वो इस जद में आ रहे हैं। इंटर कॉलेज हैं, हाई स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं। वो सब चीज़ें हैं जो हम लोगों की सहूलियात के लिए हमें फराहम की गई थी और आज से नहीं है बल्कि तकरीबन 100 साल से स्कूल, कॉलेज और मस्जिद, मदरसे, धार्मिक स्थल, 2 मंदिर भी हैं इसमें। हमारे बिरादरान वतन भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनके भी घर मकान जा रहे हैं, उनकी 2 मंदिरें जा रही हैं, हमारी मस्जिद, मदरसे, स्कूल, कॉलेज सब जा रहे हैं। रेलवे इतने बड़े एरिया को अपना बता रहा है और हालांकि ये मामला सरासर गलत है कि रेलवे की जमीन बिल्कुल नहीं है। हमारे साथ अनदेखी हो रही है। जो हमसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, हमारे तो पुरख यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम का कागज है हमारे पास, हमसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। रेलवे से क्यों नहीं मांग रहे? रेलवे क्यों नहीं दिखा रही अपने दस्तावेज? हमें अनदेखी क्यों रही है? हमें उनका ऑर्डर आ गया है क्या? कोर्ट ने हमें क्या सुना? सुप्रीम कोर्ट ने आज ज्यादा इंडिविजुअल सुनिए, एक एक बंदे को सुनिए। कहाँ सुना? मेरी 2 फरवरी अभी तारीख है, मेरी 2 फरवरी है, कहाँ सुना? और कितने लोगों की है? घर टूट गया इस बीच। तो घर क्यों टूटेगा? घर क्यों टूटेगा? हम लड़ाई लड़ेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, क्यों टूटेगा? रेलवे का थोड़ी है घर जो तोड़ है, ये तो अनदेखी हो रही है हमारे साथ। आपका क्या नाम है? आपका बद्री प्रसाद। तो आपका घर टूटेगा? अब भी इसी में ही है। जब सबको टूटेगा तो हमारा भी टूटेगा भैया। हम कब क्या, हम कहीं बाहर हैं? हम भी इंदिरा नगर में हैं। कितनी दिक्कत होगी इससे अगर इंदिरा नगर का आपका घर टूटा? भाई साहब कितनी दिक्कत होगी। कहाँ छोटे छोटे बच्चे, कहाँ बूढ़े बूढ़े जाएंगे, कहाँ क्या होगा भाई साहब। हम लोग 40 साल से यहाँ रह रहे हैं। ये रोड पे बैठना पड़ेगा, फिर कहाँ जाएंगे बताइए? जब घर टूट जाएंगे तो रहेगा क्या हमारे पास? कहाँ जाएंगे हम? किसके आशियाने पे जाएंगे? क्या डीएम साहब अपना आवाज खोल देंगे हमारे लिए? रेलवे कह रहा है कि आपने रेलवे की जमीन को एनक्रोच किया है और यही हाईकोर्ट का नहीं, हमारे पास 1932 का पट्टा है, हमने खरीदी हुई है गवर्नमेंट से जमीन। इंक्रोच करने का क्या मतलब होता? रेलवे तो हमारे घर से करीब 400 फीट दूरी पे है, हमें रेलवे से क्या लेना? 1932 में हमारे दादा ने जो है जमीन गवर्नमेंट से खरीदी है, हमारे पास पट्टा है, उसका निकाल के लाए। पट्टा है, इसका ओरिजिनल घर में रखा हुआ है। नगर पालिका ने मोहर लगा करके एड्रेस दिया। नारायण तिवारी जी ने हमारे बड़े बूढ़े को रुद्रपुर बुला करके वहाँ पे पट्टे इशू करे। ये नजूल भूमि है, ना ही रेलवे भूमि है, ना हमें तो पता नहीं कौन केस लड़िया है, कौन हारिया है, कौन जीत रहा है, इसका भी इल्म नहीं है हमें। एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं बता? कुछ नहीं, हमें पता ही नहीं केस कौन लड़िया, कौन हारिया, कौन जीत रहा। ये लीज है हमें, जो हमें आवंटित की गई थी नगर निगम द्वारा 1940 में। 1940 में हमें ये लीज आवंटित की गई थी मेरे परदादा को। उसके बाद मेरे दादा के नाम पर ट्रांसफर हुई, उसके बाद मेरी दादी के नाम पर, उसके बाद मेरे फादर के, और अब हम लोगों के नाम पर है। तो लैंड एनक्रोच नहीं है आपका, ये कहने का मतलब है? जी, हम लोगों को नाजायज सताया जा रहा है। पूरा मामला मुस्लिम आबादी से जुड़ा हुआ है। जिन लोगों के घर तोड़ने का आदेश हुआ है उसमें से 95% लोग
मुसलमान हैं। इस मामले पर इसलिए अब राजनीति भी हो रही है। समाजवादी पार्टी ने कल अपना एक डेलीगेशन हल्द्वानी भेजने का फैसला किया है, जो इन परिवारों से मिलेगा जिनका आशियाने पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा है। जमीयत उलेमाए हिंद ने आज एक डेलीगेशन यहां भेज भी दिया और इस इलाके में रहने वाले लोगों से वो मिले भी। हल्द्वानी से कांग्रेस के एमएलए लोगों की कानूनी मदद कर रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी ने भी हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सवाल उठा दिया है। ओवैसी ने कहा कि अगर दिल्ली में गैर कानूनी बस्तियों को रेगुलराइज किया जा सकता है तो हल्द्वानी के लोगों को भी सरकार बचाए। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने तो 2022 तक सबके सर पर छत का वादा किया था, लेकिन 2022 खत्म होते होते लोगों के सर से छत छीनी जा रही है। आप बताइए कि ये कैसा इंक्रोचमेंट हो सकता है जब वहां पर 3 गवर्नमेंट के इंटर कॉलेज हैं, 5 गवर्नमेंट के स्कूल हैं, 5 गवर्नमेंट के स्कूल हैं, 3 गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है। तो क्या हल्द्वानी में ये क्या इंक्रोचमेंट है? ये इतने सालों से कैसा गवर्नमेंट ने स्कूल खोला और इंटर कॉलेज खोला? वहां पर एक धर्मशाला भी है, 16 मस्जिद है, 4 मंदिर है, 2 मंदिर है और 70,000 से ज्यादा लोग बर्बाद हो जाएंगे अगर उनको निकाला जाएगा। तो हम देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे कि इंसानियत की बुनियाद पर भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वजीर आजम को इन लोगों की मदद करनी चाहिए, इनको वहां से नहीं निकालना चाहिए। जब भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 जब आएगा, खत्म होगा तो सबको घर मिलेगा, अरे यहां तो अब घर से निकाल रहे हैं लोगों को। 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी नहीं, 4-4 पीढ़ी वहां पर उस मुकाम पर रही है। जब दिल्ली में मोदी सरकार इलीगल कॉलोनीज को रेगुलाइज कर सकती है तो यहां पर उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार क्यों नहीं मदद कर रही लोगों को? आप दिखाइए ना, क्यों नहीं मदद करना चाह रहे आप? ज्यादातर इसमें मुसलमान हैं, गरीब हैं पूरे, इनके सर से छत छीन लेना ये कौन सी इंसानियत की बात है? यह मसला नया नहीं है। इससे पहले भी कोर्ट ने हल्द्वानी की जमीन को खाली कराने का आदेश दिया था, लेकिन उस वक्त उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस सरकार ने जमीन को सरकारी जमीन बताया था। उसके बाद मामला लटक गया, लोग भी निश्चिंत हो गए। लेकिन अब हाईकोर्ट ने रेलवे की जमीन को खाली करवाने का फैसला सुनाया है, तब एक्शन हो रहा है। अब चूंकि बीजेपी की सरकार है, जिस इलाके को खाली करने का आदेश दिया गया है उस इलाके में 95% आबादी मुसलमानों की है, इसीलिए इस पर इतनी सियासत हो रही है। हालांकि इलाकों के लोगों की यह बात सही है कि वो 3-3 पीढ़ियों से यहां पर रह रहे हैं। यहां सरकार ने खुद स्कूल बनवाए हैं, अस्पताल खोले हैं, लोगों से हाउस टैक्स लिया जाता है, पानी बिजली का कनेक्शन देकर उसका बिल वसूला जाता है। लोग ये डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं। इसलिए इन लोगों की बात जरूर सुनी जानी चाहिए, क्योंकि इस तरह हजारों लोगों को बेघर तो नहीं किया जा सकता। कम से कम सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों की पिटीशन पर सुनवाई होने तक किसी का घर नहीं गिराया जाना चाहिए। हल्द्वानी में लोग अपने घर बचाने के लिए सड़कों पर हैं, लेकिन जैन समुदाय के लोग अपने तीर्थ स्थल की पवित्रता को बचाने के लिए देश भर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सूरत से लेकर रांची तक जैन कम्युनिटी के हजारों लोग सड़कों पर उतरे। झारखंड के श्री समेत शिखर तीर्थ को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में राजस्थान के सांगानेर में 10 दिनों से आमरण अनशन कर रहे जैन मुनि सुग्गय सागर महाराज जी ने आज प्राण त्याग किया। जैन मुनि सुग्गय सागर जी उनकी डोल यात्रा सांगानेर संघी जी मंदिर से निकाली गई, जिसके बाद उन्हें समाधि दी गई। जैन समाज के संतों का कहना है कि सुग्गय सागर महाराज की आहुति व्यर्थ नहीं जाने दी जाएगी। जैन समाज किसी भी कीमत पर श्री समेत शिखर तीर्थ की पवित्रता को भंग नहीं होने देगा। भावात्मक रूप से उन्होंने कहा कि मैं अपनी तपस्या में ये भी शामिल करता हूँ कि जब तक समेत शिखर जी वाला मसला हल ना होगा तब तक मैं खाने की चीजें नहीं लूंगा। तो उनके उपासों की साधना कहिए और साथ में एक संकल्प और कहिए कि 25 तारीख के लगभग से आज तक उनका चल रहा था और बड़े शांत भाव से, कोई क्लेश नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, बस एक भक्ति भावना की अनेक बार शिखर जी के दर्शन किए हैं और उसको अपवित्र नहीं किया जाना चाहिए।
और उनकी साधना संपन्न हुई। 72 वर्ष के थे, राजस्थान के झलारा के थे और आज सुबह 6 बजे उनका देह विसर्जन हुआ। असल में झारखंड सरकार ने जैन समाज के पवित्र तीर्थ स्थल श्री सम्मेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित किया है और इसी से जैन समाज में नाराजगी है। इसके अलावा गुजरात के पालिताना में जैन समाज के पवित्र शत्रुंजय तीर्थ में भगवान आदिनाथ की चरण पादुकाओं को खंडित किया गया और इस घटना के बाद जैन समाज के सब्र का बांध टूट गया। इन दोनों मामलों के खिलाफ आज सूरत में लाखों लोग सड़कों पर उतरे। जैन समाज के करीब 1.5 लाख लोग इस प्रोटेस्ट मार्च में शामिल थे। इन लोगों ने सूरत के सरगम सर्कल से कलेक्टर ऑफिस तक प्रोटेस्ट मार्च निकाला और कलेक्टर को मेमोरेंडम देकर अपनी मांगें रखी। जैन समाज के लोगों का कहना है कि शत्रुंजय तीर्थ में जो कुछ हुआ वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैन समाज के लोग कहते हैं कि शत्रुंजय तीर्थ के दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। साथ ही शत्रुंजय पर्वत की तराई में जो इलीगल माइनिंग हो रही है उसे भी रोका जाना चाहिए। अभी तो हम प्यार से समझा रहे हैं, अगर हमें तलवार उठाना पड़ेगी तो हम तलवार भी उठाएंगे और जान भी देंगे। जैन समाज तो वैसे अहिंसक समाज, जैन समाज अहिंसक समाज है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूँ, जैन समाज की आवाज आप सुने। जैन आपके भक्त रहेंगे। शत्रुंजय गिरिराज ऊपर कोई भी गलत काम नहीं चलाएंगे। गिरिराज हमारा है और किसी भी सामने आया तो हम लोग खून की रैली मारेंगे। हजारों वर्ष के अंदर हमारे जितने भी अरिहंत प्रभाता हुए वहाँ पे सिद्ध हुए हैं और वो भूमि इतनी पवित्र है कि हमारे 20-20 तीर्थंकर वहाँ पे सिद्ध हुए हैं और हम चाहते हैं कि हमारी भूमि ऐसी कैसी रहे। हमें को कोई शांतिपूर्वक हमारा जो हक है हमको वापस दे दे। उसके अंदर तत्व काम कर रहे हैं, वो काम करने का छोड़ दिया। हमको हमारा हक चाहिए, हमारा शांतिपूर्ण शत्रुंजय गिरिराज चाहिए, पारसनाथ तीर्थ चाहिए, सम्मेत शिखर वापस चाहिए किसी भी हालत में। हम अभी ये इतना जो महारैली निकला है सूरत का इतिहास में पहली बार निकला है। आज बाद आगे क्या? इसके बाद आगे हम जब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमारी सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं मानती। जैन समाज का सर्वोच्च तीर्थ स्थल श्री सम्मेत शिखर जी झारखंड में है, इसलिए आज रांची में जैन समाज के लोगों ने मौन प्रदर्शन किया। जैन कम्युनिटी की हजारों महिलाएं और पुरुष सड़कों पर उतरे। उन्होंने दिगंबर जैन पंचायत से राजभवन तक मौन जुलूस निकाला। लोगों का कहना है कि सरकार को जैन तीर्थ स्थल श्री सम्मेत शिखर जी को टूरिस्ट स्पॉट बनाने का फैसला तुरंत वापस लेना चाहिए। इन लोगों का कहना है कि जैसे काशी मथुरा को तीर्थ क्षेत्र घोषित किया गया है वैसे ही श्री सम्मेत शिखर जी को भी तीर्थ क्षेत्र घोषित करें। पारसनाथ स्थित सम्मेत शिखर जी जो जैन धर्म का ही नहीं पूरे हिंदू सनातन धर्म के लिए तीर्थ स्थल है और आज जो हम लोग दिगंबर जैन पंचायत से लेकर आज राजभवन तक आए हैं, इसके पीछे जो उद्देश्य है कि झारखंड सरकार ने और केंद्र सरकार ने जो उसे पर्यटन स्थल घोषित किया है उसे तत्काल वापस ले और तीर्थ क्षेत्र जिस प्रकार की काशी मथुरा उज्जैन द्वारका को तीर्थ क्षेत्र घोषित किया है उसी श्रेणी में सम्मेत शिखर जी को, उस पूरे पर्वत को जहां 24 में से 20 तीर्थंकर ने मोक्ष प्राप्त किया, वो तपोभूमि है और झारखंड को इसका सौभाग्य मिला है। जैन समाज का तीर्थ स्थल श्री सम्मेत शिखर जी झारखंड की पारसनाथ पहाड़ी पर है। दुनिया भर में जैन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए यह उनका सबसे बड़ा तीर्थ है। सरकार का तर्क है कि टूरिस्ट स्पॉट बनने से वहां पर विकास होगा, लेकिन जैन समाज के लोगों का कहना है कि अगर सम्मेत शिखर तीर्थ क्षेत्र साधना का स्थान है, 20 तीर्थंकरों की महानिर्माण स्थली है, तो इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाना, पिकनिक की जगह बनाना, यह जैन समाज की भावनाओं का अपमान है और समाज इसे कभी मंजूर नहीं करेगा। देखिए, हमारी बहुत सारी मान्यताएं श्रद्धा शिखर जी से जुड़ी हुई है। पर्यटन स्थल होगा तो वहाँ मांस मदिरा सबका सेवन होगा। गवर्नमेंट बोलती है कि हम डेवलपमेंट करेंगे, डेवलपमेंट करने से भी तो वहाँ होटल्स बनेंगे, नॉनवेज खाना होगा, ये सब होगा ना।
तो उससे हमारा धर्म स्थल दूषित होगा। जैन समाज एक अहिंसक समाज है, ना हम हिंसा करते हैं ना हम किसी से कोई झगड़ा करते हैं। हमारे सिद्ध क्षेत्र को आप एक बिजनेस का जरिया क्यों बना रहे हैं, आप पर्यटन स्थल वहाँ क्यों बना रहे हैं? इसीलिए हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज इसे ना करें। हम लोग सरकार से शांति से चाहते हैं कि वो हम लोग का समेत शिखर जी हम ही लोग ले रहें दे। 20 भगवानों का मोक्ष धाम है वो। आप ही सोचिए, अगर समेत शिखर जी टूरिस्ट प्लेस में चेंज हो जाएगा तो वहाँ क्या हम लोग के लिए बच जाएगा। 2019 में केंद्र सरकार ने श्री समेत शिखर जी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया था, लेकिन पिछले दिनों झारखंड सरकार ने इसे पर्यटन स्थल घोषित कर दिया। अब झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर इस फैसले को वापस लेने का प्रेशर बनाया जा रहा है। आज झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन भी सामने आए, लेकिन उन्होंने फैसला वापस लेने के बारे में कुछ नहीं कहा। इस विषय पर मैं बहुत ज्यादा विशेष बात अभी नहीं रख पाऊंगा, वजह क्योंकि इस विषय को बहुत अंदर तक हमने नहीं देखा। लेकिन जो चीजें हैं कि भारत सरकार के द्वारा जो गजट प्रकाशित हुआ है उसको लेके ये विषय आके खड़ा है। राज्य सरकार की तरफ से अभी हम लोगों ने ना उस पर कोई टिक्का टिप्पणी की है, ना किसी तरीके का कोई हम लोगों ने उस पर कोई निर्णय लिया। अब ये किस संदर्भ में लिया गया है, कैसे लिया गया है, इसकी थोड़ी विशेष जानकारी लेनी होगी, तत्पश्चात हम आपको बताएंगे। सभी समाज, सभी धर्मों के प्रति हमारा सम्मान है। क्या हल हो सकते हैं ये हम जरूर देखेंगे। हेमंत सोरेन इस मुद्दे पर भले ही बहुत संभल कर बोल रहे हैं, लेकिन यह मामला अब पॉलिटिकल कलर ले रहा है। कल ओवैसी ने कहा था कि झारखंड सरकार श्री समेत शिखर को तीर्थ स्थल घोषित करने का फैसला, को पर्यटन स्थल घोषित करने का फैसला वापस ले, जिसके बाद आज जैन समाज के कुछ लोग असदुद्दीन ओवैसी से मिलने के लिए हैदराबाद में उनकी पार्टी के ऑफिस पहुंचे। असदुद्दीन ओवैसी ने खुद ट्वीट करके इसके बारे में बताया। जैन समाज के लाखों लोग कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं। झारखंड सरकार ने कल ये संकेत दिए थे कि वो श्री समेत शिखर तीर्थ क्षेत्र को पर्यटन स्थल घोषित करने के फैसले को वापस ले सकती है, लेकिन आज चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। इससे जैन समाज आहत हुआ है। झारखंड सरकार का तर्क है कि श्री समेत तीर्थ क्षेत्र को टूरिस्ट स्पॉट घोषित करने से इस इलाके का विकास होगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या तीर्थ क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता? क्या तीर्थ क्षेत्र की पवित्रता बनाए रखते हुए उसकी डेवलपमेंट नहीं की जा सकती? सरकार को जैन समुदाय की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए और अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। आज 9 दिन के ब्रेक के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फिर शुरू हो गई। इस वक्त राहुल गांधी की यात्रा बागपत में है। हालांकि यात्रा शुरू होने से पहले राहुल गांधी के एक बयान के चक्कर में कांग्रेस फिर गिर गई। राहुल गांधी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक इंटरव्यू लिया एक्टर कमल हासन ने। इसमें राहुल गांधी ने कहा कि चीन के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं। चीन की फौज भारत की जमीन पर बैठी है, हमारी फौज ये बात मान रही है, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि चीन ने 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं किया। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री के रुख से चीन की हिम्मत बढ़ रही है और वो भारत की जमीन पर कब्जा करता जा रहा है। We constantly hear about what is going on the border. And the fact of the matter is that China has taken 2,000 kilometers of our territory, okay, square kilometers. And frankly, we haven't said anything. The Prime Minister hasn't said anything. The military has clearly said that they're sitting in our territory, but the Prime Minister said nobody has come. This sends a very clear message to China. And the message is we can do whatever we want, and India will not respond, right? And in fact, in some of the conversations that they are having with our military, they're actually making the statement that, look, your Prime Minister himself has said we are not in your territory. So what is the conversation about? So that's one aspect of it. Yeah, to them it will look like we are whistling in the dark to allay fear. Yeah. No, and looking somewhere no, else. Imagine if you are the leader, right? And your forces and my forces are negotiating, and your forces are coming and saying you're in my territory, and then I say no, but your leader has said we're not. So it destroys the entire negotiation position of India. राहुल गांधी यही नहीं रुके। उन्होंने इस इंटरव्यू में भारत और चीन की तुलना रूस और यूक्रेन से कर दी और भारत को यूक्रेन जैसा बता दिया, चीन को रूस जैसा। Essentially what the Russians have done in Ukraine
is they've said, look, we will not accept that the Ukrainians have a strong relationship with the West. And they've basically told the Ukrainians, if you have a strong relationship with the West, we will alter your geography. And that is the exact same principle that can be applied in India. What the Chinese are saying to us is, be careful with what you're doing, because we will alter your geography. We will enter Ladakh, we will enter Arunachal, and what I can see is them building a platform for that type of an approach. राहुल गांधी असल में मोदी की अमेरिका के साथ बेहतर रिश्तों की नीति पर निशाना लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यूक्रेन यूरोप की तरफ गया तो रूस ने उसका भूगोल बदल दिया। यही चीन भारत के साथ कर रहा है। मोदी सरकार अमेरिका और यूरोप के साथ रिश्ते मजबूत कर रही है, इसलिए चीन नाराज है और हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। यह बात किसी के गले नहीं उतरेगी, इसलिए बीजेपी ने तुरंत राहुल गांधी पर हमला किया। सुधांशु त्रिवेदी सामने आए और कहा कि राहुल गांधी क्या चाहते हैं, भारत चीन के सामने सरेंडर कर दे। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि समझ नहीं आता राहुल गांधी बार बार सेना का अपमान क्यों करते हैं। साफ हो गया कि कांग्रेस पार्टी की मंशा क्या है। अभी चीन के साथ विवाद पर भारत की सेना के लिए पीटने का शब्द प्रयोग करने के बाद आज जो वो इंटरव्यू में बोले हैं, इसका अर्थ यह है कि भारत चीन के आगे सरेंडर कर दे। वो रूस यूक्रेन युद्ध का उदाहरण देते हुए क्या बोल रहे हैं कि रूस ने यूक्रेन का ज्योग्राफी इसलिए बदलने का प्रयास किया क्योंकि उसे लगा कि आप वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जा रहे हैं। कोट अनकोट में उनका बोल रहा हूं। और यही स्थिति चीन और भारत के साथ है, क्योंकि चीन को लगता है कि अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज के साथ हैं तो वो हमारा ज्योग्राफी बदलेगा। मान्यवर, आप कहना क्या चाहते हैं? अब आपने किसी प्रकार का भ्रम शेष नहीं रखा। आपने बहुत साफ कह दिया कि जैसे किसी जमाने में आपकी खानदानी रवायत के चलते हुए भाई भाई का नारा के चलते हमने अपनी जमीन गंवाई थी, आप चाहते हैं कि चीन के आगे नतमस्तक हो जाए भारत। मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू को सुनने के बाद सुनने वाले में कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। जिसने ये शब्द सुना होगा उसमें कोई किंतु परंतु कहीं नहीं रहा होगा। तो हम आपसे अब ये सवाल पूछना चाहते हैं कि भारत की सेना का मनोबल गिराने के बाद 135 करोड़ भारतवासियों का मनोबल गिराने का प्रयास करना ये आप क्यों कर रहे हैं? चीन से मिले चंदे के दान के एहसान की वजह से कर रहे हैं या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से हुए करार के प्यार की वजह से कर रहे हैं? राहुल गांधी की मुश्किल यह है कि उन्हें ना सरकार पर भरोसा है, ना प्रधानमंत्री पर भरोसा है और ना ही देश की सेना पर भरोसा है। इसलिए सेना की तरफ से बार बार बयान आने के बाद भी राहुल गांधी यही कहते हैं कि चीन हमारी सीमा में घुसा हुआ है, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। वैसे आज की खबर है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने आज ही अरुणाचल में सरहद के पास 28 बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है। इसमें सियोम ब्रिज भी शामिल है। 2022 में बॉर्डर के इलाकों में बीआरओ ने 103 प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं। 30 सड़कें बनी हैं, 67 पुल और 2 हेलीपैड बनाए गए। सरहद पर हमारी स्थिति लगातार मजबूत हो रही है, लेकिन राहुल गांधी को ना ये डेवलपमेंट दिखती है, न सेना का शौर्य दिखता है। आज इस तरह का बयान देने के बाद राहुल गांधी फिर भारत जोड़ो यात्रा पर निकल पड़े। आज सुबह दिल्ली से राहुल की यात्रा शुरू हुई। यात्रा की शुरुआत से पहले राहुल गांधी मरघट हनुमान मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे। कांग्रेस ने राहुल गांधी की गदा के साथ तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इसके बाद राहुल गांधी दिल्ली से यूपी की तरफ पड़ गए। आज राहुल के साथ प्रियंका भी पैदल चली। यात्रा में कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला भी पहुंचे। शिवसेना की तरफ से सांसद प्रियंका चतुर्वेदी को भेजा गया था। राहुल गांधी आज भी सर्दी के इस मौसम में वही सफेद टी शर्ट में चल रहे थे। उत्तर प्रदेश में यात्रा सिर्फ 3 दिन तक रहने वाली है। पश्चिमी यूपी के 3 जिलों गाजियाबाद, शामली और बागपत में 11 विधानसभा सीटों को यह कवर करेगी। क्योंकि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश कांग्रेस की इंचार्ज हैं, इसलिए लोनी में जो पब्लिक मीटिंग हुई उसमें प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एड्रेस किया। प्रियंका ने कहा कि उन्हें अपने बड़े भाई पर गर्व है। प्रियंका ने कहा कि सरकार ने राहुल को रोकने की तमाम कोशिशें की, लेकिन उन्हें रोक नहीं पाई। बड़े बड़े बिजनेसमैन ने देश की ज्यादातर संपत्तियों को खरीद लिया, लेकिन राहुल गांधी को नहीं खरीद पाए। मेरे बड़े भाई, इधर देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है।
क्योंकि पूरा सत्ता का जोर लगाया गया। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे हटे नहीं। इन पे एजेंसियां लगाई गई, ये डरे नहीं, योद्धा हैं। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे PSU खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। गर्व है मुझे इन पर और आप सब पर। जैसे इन्होंने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। मैं यहाँ खड़े एक एक यूपी के कार्यकर्ता, एक एक देशवासी को कहना चाहती हूँ, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर ब्लॉक में, हर जिले में, हर सड़क पे ये मोहब्बत की दुकान की फ्रेंचाइज खोलो। कांग्रेस की कोशिश है कि किसी तरह राहुल गांधी को एंटी मोदी मोर्चे के नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करा जाए, लेकिन यूपी में अखिलेश यादव, मायावती और जयंत चौधरी राहुल गांधी को अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बीजेपी के खिलाफ जंग में कांग्रेस को लीडरशिप देने के लिए क्यों तैयार होंगे? महाराष्ट्र में शरद पवार राहुल गांधी की लीडरशिप पर सवाल उठा चुके हैं। कर्नाटक में देवेगौड़ा की पार्टी कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए राजी नहीं है। केरल में लेफ्ट और कांग्रेस का 36 का आंकड़ा है। तेलंगाना में केसीआर खुद कांग्रेस को किनारे करने में लगे हैं। आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। तमिलनाडु में न डीएम के साथ है न एआईएडीएम के। बंगाल में ममता ने कांग्रेस को खत्म कर दिया। इसलिए बीजेपी के नेता भी पूछते हैं कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो की बजाय मोदी विरोधी पार्टियों को जोड़ने के लिए यात्रा करनी चाहिए। आज आरजेडी के नेता सुधाकर सिंह के बयान के चक्कर में जेडीयू और आरजेडी के बीच दरार दिखाई दी। सुधाकर सिंह ने पहले नीतीश कुमार को शिखंडी कहा, फिर नाइट वॉचमैन कहा और अब नीतीश को जेट प्लेन में चलने वाला हाई टेक भिखारी बता दिया। सुधाकर सिंह के इस तरह के बयानों से जेडीयू के नेता नाराज हैं। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने तो यहां तक कह दिया कि यह नीतीश का नहीं, उनका अपमान है और पार्टी यह बर्दाश्त नहीं करेगी। उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात पर हैरानी भी जताई कि आरजेडी ने सुधाकर सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं की। गठबंधन में रहकर उस तरह से आलोचना हो कि नहीं हो, यह एक पॉलिसी मैटर हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से एक तरह से गाली दी गई और इस गाली के बारे में जो कुछ भी हमने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, मेरा मन आहत हुआ। उसके बाद जो प्रतिक्रिया में आरजेडी की ओर से आधिकारिक रूप से जो बयान आया है, मुझको लगता है वह बयान और ज़्यादा आहत करने वाला है। जो गाली दी गई उससे भी ज़्यादा आहत करने वाला, उसके बचाव में जो कुछ कहा गया आरजेडी की ओर से, यह ज़्यादा आहत करने वाला है। सब लोगों को मालूम है, हो सकता है कि व्यक्तिगत स्तर पे मुझको ज़्यादा फीलिंग इसलिए भी हो क्योंकि नीतीश कुमार जी का और उपेंद्र कुशवाहा का डीएनए एक है और हम यह नहीं बर्दाश्त कर सकते कि हमारे नेता को सरेआम इस तरह से कोई गाली दे, यह मुझको बर्दाश्त नहीं हो सकता। उपेंद्र कुशवाहा के बयान से साफ है कि सुधाकर सिंह के चक्कर में बात बिगड़ रही है, लेकिन सुधाकर सिंह ने फिर कह दिया कि उन्होंने जो भी कहा था सोच समझकर कहा था, सही कहा था और अपने बयान पर अब भी कायम है। मीडिया के द्वारा पूछे गए सवालों के संदर्भ में यह विषय आया था कि नीतीश कुमार राजनीति में किस तरह से याद किए जाएंगे। मैंने साफ शब्दों में कहा था कि कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद जी और श्री कृष्ण बाबू जैसा तो कतई नहीं याद किए जाएंगे। यह तीनों पर्सनालिटी बिहार के बदलाव की साक्षी रहे। मैं कोई भी बयान सोच समझ के नपा तोला देता हूँ। मैं कोई बात असंसदीय नहीं करता और कोई हम मुद्दे पर पलटने के लिए हम बयान नहीं देते। हम जितने बयान अभी तक दिए हैं उन तमाम बयान के साथ आज भी हम खड़े हैं। सुधाकर सिंह के बयान को बीजेपी ने लपक लिया और कहा कि यह सब लालू की चाल है। लालू ही सुधाकर सिंह से बयान दिलवा रहे हैं। चूंकि नीतीश कुमार फिलहाल कुर्सी छोड़ने के मूड में नहीं है,
इसीलिए लालू इस तरह से बेइज्जत करवाकर नीतीश पर प्रेशर बना रहे हैं। सुधाकर सिंह के बयानों से नीतीश कुमार भी नाराज है, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि कौन क्या कह रहा है इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। नीतीश ने कहा कि यह आरजेडी का अंदरूनी मामला है, आरजेडी के नेताओं को देखना चाहिए। और इसके बाद तेजस्वी यादव बोले। तेजस्वी ने कहा कि यह सब तो बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। अगर कोई ऐसी टिप्पणी करता है तो वो भाजपा की नीतियों का समर्थन करता है। तो महागठबंधन जो हुआ है, महागठबंधन पर या नेतृत्व पर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी और मेरे अलावा कोई भी टिप्पणी नहीं करेगा। तो अगर इस तरह की बात अगर कोई करता है तो इसको हम लोग जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में, बीमार होते हुए बीमार अवस्था में भी उनके संज्ञान में है और गंभीरता से इस चीज को देख रहे हैं। तो पता ना बीजेपी आप तो बोल रहे भाई गंभीरता से देखा जा रहा है, और इसका मतलब क्या है? तो ऐसे बयानों से बीजेपी को बल और हम तो कह ही रहे हैं ना, अगर कोई अगर ऐसा बयान देता है तो बीजेपी की नीतियों का समर्थन कर रहा है स्पष्ट रूप से। और दूसरी बात, अगर हम कहें कि भाजपा जो है डरी हुई है और भाजपा के बड़े मोहरे हैं और क्या क्या कर सकती है, क्या करने लायक योग्य है और आगे क्या करेगी, ये हम लोग अच्छी भली भांति रूप से जानते हैं। तेजस्वी यादव ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन सुधाकर सिंह इसके बाद फिर बोले। तेजस्वी यादव का बयान आने के बाद सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार को मॉडर्न भिखारी बता दिया। हम हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज के विरोधी नहीं नीतीश कुमार, आप चाहे खरीद ले लेकिन सस्ता खरीद ले। गाँव में भी गाड़ी होती है, महंगा गाड़ी भी होती है, सस्ता भी गाड़ी होती है। कोई पट्टा साल में पजेरो से चढ़ते हैं लोग, BMW से चढ़ते हैं और गाँव का किसान मारुति से काम चला लेता। जब आप बता रहे हैं कि बिहार गरीब राज है, आप खुद बता रहे हैं एक कटोरा हमेशा लेकर दिल्ली जाते हैं विशेष राज का दर्जा लेने के लिए। आपको शर्म नहीं आती मुख्यमंत्री जी? आपको विशेष राज का दर्जा भी चाहिए और 350 करोड़ के जहाज पर भी चढ़िएगा। ऐसा भी पंगा दुनिया में आपने नहीं देखा होगा जो हवाई जहाज से चलता होगा। सुधाकर सिंह आरजेडी के बड़े नेता जगदानंद सिंह के बेटे हैं। जगदानंद सिंह लालू यादव के बहुत करीबी हैं, इसलिए यह कहा जा रहा है कि सुधाकर सिंह इस तरह की बयानबाजी जगदानंद सिंह के सपोर्ट के बगैर तो नहीं कर सकते। और जगदानंद सिंह लालू के इशारा मिले बगैर कुछ करते नहीं। चूंकि अब तक सुधाकर सिंह के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, इसीलिए जेडीयू के नेताओं की नाराजगी बढ़ रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।